कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रोग्राम में प्रदीप सिंह जी पहुंच चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी जद्दोजहद के बाद बरसात को के बावजूद पहुंचे हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। अजीत द्विवेदी जी आ गए सर, बहुत स्वागत है आपका भी। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ। देवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है सर। ये राम मंदिर से आगे, मंदिर मार्ग से आगे की बात आज करनी है। कल हम लोग प्रोग्राम में बात कर ही रहे थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी न्यास की मीटिंग के बाद, राम मंदिर न्यास की मीटिंग के बाद। अरे, चंपत राय जी की चिट्ठी आई है अभी, वो पढ़ता हूँ अभी। लेकिन आगे बात ये करनी है कि यूपी में अब चूंकि एक तरीके से सारा पटाक्षेप हो गया, अब रिपोर्ट तो जब आएगी तब आएगी एसआईटी की। फिलहाल तो इसी का इंतजार था कि ट्रस्ट क्या करता है। इस्तीफा ले लिया दो लोगों का, बड़े लोगों का, चंपत राय जी, अनिल मिश्रा का। तो अब इसके प्रभाव पर बात करेंगे। योगी जी आज बहुत कुछ बोले भी हैं। योगी जी ने गिरगिट से तुलना की है विपक्षी दलों की, और ये पूछा कि अच्छा, तुमको बड़ी दर्द हो रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया। तुम्हारी कौन सी आस्था थी जिसके साथ खेल लिया हम लोग? कौन सी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, ये आप लोग को बताना चाहिए। बात करेंगे। मैं चंपत राय जी की चिट्ठी पढ़ देता हूँ, फिर इसके फॉलोआउट पर बात करते हैं। चंपत राय जी ने एक ओपन लेटर लिखा है, ओपन लेटर जैसा, और हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है सर। और ओम से ऊपर शुरुआत है। चंपत राय की पाती राम भक्तों के नाम। पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है, चंपत राय जी लिख रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न बैठक में, मतलब कल की बैठक में, एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है, ठीक कह रहे हैं वो। यद्यपि ये परम गोपनीय थी, ताना भी मार रहे हैं। ये परम गोपनीय रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएंगे। मैं वर्ष 19 अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा। मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदरपूर्वक नमन। उन्होंने कहा, अब मैं उत्तर दूंगा, लेकिन जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद दूंगा। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है? एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय जी का नाम छोड़ के सब कुछ है। एसआईटी की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, वो कह रहे हैं कि कल वो न्यास की मीटिंग में रखी गई सामने, और वो आज हम लोगों ने भी पढ़ी दिन भर में। चंपत राय जी का ही नाम नहीं है उसमें। सारे जितने 7-8 लोग पकड़े गए उन सबका नाम है, अनिल मिश्रा का नाम है, कोई श्रीवास्तव जी गिनती कराने वाली जिनकी जिम्मेदारी थी उनका नाम है। चंपत राय जी के ऊपर एक उंगली नहीं उठाएगी उसके अंदर। और कल कितने आदरपूर्वक, ऐसा लग रहा था, अनुग्रहित होके इस्तीफा स्वीकार किया है न्यास ने उनका, ये भी कल हमको पता चल गया था। सर, इससे कहानी बनी क्या, ये पूछना है मुझे आपसे। मतलब यूपी का इलेक्शन सामने है, ये बात हम पहले कर चुके कि योगी जी इस पर डिफेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, रादर एग्रेसिव हो गए हैं वो। तो कल के बाद उनकी मुहिम को बल मिलेगा या कमज़ोर होगी? नहीं, पहले तो चंपत राय है, वो एक शेर है। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। तो चंपत राय पर जिम्मेदारी थी पूरी। तो ये कह के नहीं बच सकते कि वो फलाने ने चोरी किया, उसने चोरी किया। आप क्या कर रहे थे? दूसरा, मेरा मानना है कि चंपत राय का बचाव करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पूरे आंदोलन के दौरान जो भी हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूल की है, सबसे बड़ा अपराध किया है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी हालत में बचाया नहीं जाना चाहिए था। वो मतलब कोई गलती नहीं है जिसकी माफ़ी मिल जाए, अपराध की सज़ा मिलती है, और चंपत राय को अपराध की सज़ा नहीं मिली है। तो अपराध तो साबित नहीं हुआ ना सर अभी। ऐसा है कि पब्लिक लाइफ में कानून के हिसाब से नहीं चलते लोग। आज तक साबित हुआ कि राजीव गांधी ने बोफोर्स में दलाली ली थी, लोगों ने मान लिया ना, उसके हिसाब से अपना फैसला भी सुना दिया। तो इसलिए ये कहना कि जो है साबित नहीं हुआ है, पुलिस ने एफआईआर में नाम नहीं लिखा है, एसआईटी की रिपोर्ट में नाम नहीं है, भाई आपने लोगों की जो आस्था है उससे विश्वासघात किया है, सीधी सी बात है। आप पर भरोसा किया था, उस भरोसे पर आप खरे नहीं उतरे। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। जब जमीन घोटाले में नाम आया था तब
होना ये चाहिए था कि उसी समय उनको मुक्त कर दिया जाता। उसके बारे में तो उन्होंने कई वीडियो आया ना कि मैंने पत्रकारों को गाली दे करके भगा दिया, जाओ लगाते हो मेरे ऊपर आरोप लगाओ, नालायक हो तुम लोग, उनका वीडियो है उसको। तो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति, तो ऐसा अहंकारी व्यक्ति जो है रावण की लंका में तो चल सकता है, राम की अयोध्या में नहीं चल सकता। अब सर जो किया तो न्यास ने, अब जैसे अब आपने आगे, हाँ। हाँ मतलब कांग्रेस पार्टी तो राजीव गांधी को कभी गिल्टी नहीं मान सकती थी ना, तो विश्व हिंदू परिषद कैसे मान लेगा चंपत राय को गिल्टी? मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। योगी जी के रथ में पहिए में डंडा घुसाने का काम किया है या रथ दौड़ रहा है? नहीं, रथ दौड़ रहा है और दौड़ेगा। वो इसलिए कि अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, आपको याद होगा, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, कांग्रेस के सारे सांसद काले कपड़े पहन कर आए थे। वो लोग आस्था की बात कैसे करेंगे? कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली पार्टी के नेता आस्था की बात, राम मंदिर की बात कैसे करेंगे? तो देखिए, ऐसा है कि मुद्दा होने से बात नहीं बनती, उसका लाभ उठाने वाला चाहिए, तो उसका लाभ उठाने वाला कोई नहीं है। और अगर योगी जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता तो थोड़ी परेशानी होती, तब भी मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन योगी जी की निष्ठा को लेकर, चाहे वो सनातन धर्म की बात हो और चाहे वो प्रशासन की बात हो, कोई सवाल नहीं उठाता है। तो इसलिए इसका फ़ायदा कौन उठा सकता था? समाजवादी पार्टी नंबर 2 पार्टी है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी इस हालत में नहीं है कि इस मुद्दे पर बोल भी सके, फ़ायदा उठाने की बात तो दूसरी है। तो इसलिए इसका जो है भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन संघ की छवि पर और भारतीय जनता पार्टी की भी छवि पर दोनों को धक्का लगा है, दोनों को नुकसान हुआ है। ऐसा जो हिंदू है वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है, लेकिन वो कभी माफ नहीं करता है। हिंदू 500 साल तक हिंदुओं ने संघर्ष किया, भूले नहीं कि बाबर ने जो है गिरवा दिया था मंदिर हमारा, आखिरकार उसको लिया। तो ये सोचना कि अभी मामला ये दब गया है तो लोग भूल जाएंगे, लोगों के मन में एक बात जो घर कर जाती है, वो इंतजार करते हैं समय का। आप कह रहे हैं कि योगी मोदी की क्रेडिबिलिटी पर बीजेपी चुनाव में खींच जाएगी, उसका नुकसान नहीं होगा, अदरवाइज हिंदुओं को समाधान नहीं मिला जो भी इससे बिल्कुल नहीं मिला। ठीक, आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं। हम लोग तो कल भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे, जो समाधान होना चाहिए था। और देखिए, कई आरोप आरएसएस के ऊपर, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगते हैं, जिन आरोपों पर लोगों ने यकीन नहीं किया। जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आरोप लगाया हिंदू आतंकवाद आरएसएस के ऊपर, तो वो नहीं चिपका, किसी ने यकीन नहीं किया उस पर। लोगों को लगा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप डिफेम कर रहे हैं। ये एक ऐसा आरोप है जिस आरोप पर लोग यकीन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इन आरोपों पर कि मंदिर में पैसे की चोरी हुई है, दूसरी चीज़ों की भी चोरी हुई है, जमीन के आरोप पहले लगे हुए हैं, इन आरोपों पर लोग यकीन कर रहे हैं। तो ये डैमेजिंग है। जो आरोप नहीं चिपकने वाले हैं या जो ऐसे आरोप हैं जो बीजेपी की उस पॉलिटिक्स को या आरएसएस की उस पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है, जो वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं लोग, भले कहें नहीं, लेकिन मान लीजिए पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स अगर कर रही है बीजेपी, या आरएसएस के एजेंडे में है, विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में है कोई ऐसा काम जो पोलराइजेशन वाला है, और उसको लेकर के आरोप आप लगाएं तो उस आरोप का फायदा मिलता है। या कुछ ऐसे आरोप लगाएं जो तुरंत खारिज हो जाए। ये आरोप ऐसा है जो न पोलराइजेशन का है, न पॉलिटिकल है, ये आरोप पैसे की चोरी का है जिस पर लोगों को यकीन है। इसलिए इसका समाधान होना चाहिए था। इसमें बड़े लोग जो शामिल हैं, न भी शामिल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और सबसे पहली बात, जो 3 आरोप हैं, वो तो आपने कहा कि आरोप प्रमाणित नहीं हुए। पैसे चोरी के आरोप छोड़ दीजिए, 3 आरोप तो प्रमाणित है ना। एक, आपकी अक्षमता का आरोप प्रमाणित है कि आपका जो उत्तरदायित्व था आपने निर्वहन नहीं किया। दूसरा, आपने कानून अपने हाथ में लिया, पुलिस बनकर के छापे मारते रहे, पैसे जब्त करते रहे, लोगों को कमरे में बंद करते रहे। तीसरा, आपने इसको ढकने की कोशिश की, न्याय में बाधा डालने की कोशिश की, कानून के रास्ते बंद करने की कोशिश की आपने। ये कैसे भाई? उन्होंने जांच पर बाधा, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने अपने लोगों को अंदर खाने, जो दिल्ली, लखनऊ, नागपुर जहां भी कहना था, उन्होंने यही कोशिश की कि भाई सब चीजें हमने कंट्रोल कर ली हैं, वो लोग छोटे मोटे लोग हैं, उन लोगों ने कबूल कर लिया है, पैसे बरामद हो गए, ये कोई कार्रवाई आगे करने की जरूरत नहीं है। आपने एफआईआर नहीं की, सबसे बड़ी बात है, आपके संज्ञान में आया मामला, आपने एफआईआर नहीं किया। तो ये चीजें, ये 3 चीजें तो प्रमाणित हैं
कि आपने छिपाने की कोशिश की, न्याय में बाधा डालने की कोशिश की, आपकी अक्षमता है, आपने खुद कानून हाथ में लेकर के काम किया, तो इनके लिए तो कोई सजा होनी चाहिए थी ना। आपका त्यागपत्र इस्तीफा ले लिया, यही मान रहे हैं सजा वो? महासचिव पद से इस्तीफा कोई सजा नहीं है। आप ट्रस्ट में अभी भी बने हुए हैं, ट्रस्ट से हटाया जाना, आपके ऊपर एफआईआर होना, आपके खिलाफ कार्रवाई आज होना। गोविंद देवगिरी जी, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका इंटरव्यू मीनाक्षी ने किया है हमारे चैनल पर, और उन्होंने ये कहा कि इनका अब ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। उनका ये कहना था, अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों का, अब ट्रस्ट से कोई लेना देखिए, तो अब तो यह कंट्राडिक्शन है ना, ऐसा इसको हम लोग कैसे यकीन कर लें। जो कल कहा उन्होंने, गोविंद देव जी गिरी ने, कि पराशरन साहब ने कहा कि हमारे बाईलॉज में, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे, लेकिन हमारे बाईलॉज में ये प्रोविजन है कि अगर कोई इस्तीफा देगा तो अपने आप एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन हटाने के मामले में तो ये प्रोविजन नहीं है। हटाने के मामले में है कि 2/3 वोटिंग से आप हटा सकते हैं किसी भी ट्रस्ट के मेंबर को। हटाने के लिए वोटिंग की जरूरत होगी, और वोटिंग करेंगे 8 लोग अभी इस समय। 11 में से 1 पद खाली है, और 2 लोग वोटिंग नहीं कर सकते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। 8 लोग वोटिंग करने के लिए इंटाइटल्ड हैं। उस 8 में से कम 5 आदमी वोट करेगा, तब हटाया जाएगा। अजीज, ऐसा है कि इससे ज्यादा इसमें कुछ होना नहीं था, ये तो आप भी मान रहे हैं? हम भी मान रहे हैं। तो बस जो आपका सवाल था कि इससे जो है किसी को यकीन नहीं हुआ कि आपने 8 लोगों को, प्यादों को पकड़ा। मैं कह रहा हूं, अब बीजेपी का चैलेंज ये है चुनाव में जाते हुए कि वो लोग चोरी की बात भूल जाएं और इस पे गौर करें, ये बात सोचें कि ये कौन लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने क्या किया था पहले राम भक्तों के अब साथ। इसके भी पहली बात तो ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ये बात मैसेज कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। वो गए अयोध्या और उन्होंने कहा कि चंपत राय हमारे आसपास नहीं दिखने चाहिए। तो उन्होंने एकदम स्पष्ट डिस्टेंस कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों ने जिन लोगों की व्यवस्था थी ये लोग जाने, और हम इन पर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई होगी। तो उन्होंने तो अपने को अलग कर लिया है, पॉलिटिकली भी अपने को अलग कर लिया है, और इस पूरे घटनाक्रम से वो अलग हो गए हैं। जो आपने कहा ना रथ में वो लकड़ी लगाने का, तो वो लकड़ी लगाने का काम अब किस लेवल पर होगा आप ये समझिए। आगे दोनों तरफ से नैरेटिव का खेल होगा। इधर से ये कहा जाएगा कि आप कौन है बोलने वाले, ठीक है, उधर से ये माहौल तो बना ही जाएगा कि चोरी हुई है। और आस्था पर सवाल नहीं है सौरभ जी, राम की आस्था, राम के प्रति जो हमारी आस्था है या पूरे देश के हिंदुओं की आस्था है, वो कम नहीं होना है। लेकिन उस आस्था से जो व्यवस्था बनाई गई है, उस आस्था पर आधारित जो व्यवस्था है, उस पर से विश्वास हटा है, और उस व्यवस्था के जो लाभार्थी हैं उन पर से भी विश्वास हटा है। लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी है, तो किसी ना किसी पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना होगा। आज योगी जी ने बोला ना, आज योगी जी ने एक जगह ये भी बोला कि मैंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, तो कर दिया। अब आप ऐसे सोचिए, ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, ये तो बड़े बाबू के पास थी, कहां से आ गई एसआईटी की रिपोर्ट? एसआईटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी, पत्रकार को नहीं दी गई थी, और पत्रकार के पास कल आई है ये रिपोर्ट, बल्कि आज आई है। तो अब तो दैट मीन्स सरकार ने ये बता दिया कि ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में इन लोगों के नाम है, जितनों के नाम थे सब हमने पकड़ लिए। एक मिनट इसमें हम कहें सौरभ जी कि सरकार ने नहीं किया, फिर ये तो सरकार पर नहीं आएगा ना, क्योंकि जब तक सरकार के पास थी रिपोर्ट, तब तक तो पत्रकार को नहीं मिली। जब रिपोर्ट गई है ट्रस्ट के पास, उसके बाद पत्रकार को मिली है, तो अब सरकार कहेगी कि ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट के पास गई और ट्रस्ट से आई पत्रकार के पास। बात एक ही है, सरकार ने जब चाहा कि ये सार्वजनिक हो, ये तब सार्वजनिक हुई। और सार्वजनिक करने का मकसद ये है कि ट्रस्ट के उस रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है, तब भी चंपत जी का इस्तीफा ले लिया हमने, जिन लोगों के नाम है उनको हमने पकड़ के जेल में डाल दिया। और योगी जी ये कहेंगे कि भाई देखो, मैंने जो कहा था मैंने करके दिखा दिया। इतने से बात बनती है क्या पॉलिटिकली? लेकिन बीजेपी की 2 चीज़ें हैं सर। जैसे जनसंघ के बनने के समय से लेकर अब तक देखें तो बीजेपी के लिहाज से, बीजेपी के लोगों का ये मानना है कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है। मानते हैं? हाँ, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जनसंघ के बनने के समय से, और वो वजह वही है कि जो हमारा कोर आइडियोलॉजिकल इशू है, उसमें अगर इस तरह का आरोप लगा, और ना सिर्फ आरोप लगा बल्कि उसमें इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है, और उस चैलेंज से हमें कैसे ओवरकम करना है उसको हम लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकली इसका तो नुकसान हो ही नहीं सकता, और बीजेपी के लोग भी ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि इसका हमें पॉलिटिकल नुकसान होगा। इस वजह से उसको थोड़ा सा और विस्तार में अगर समझें कि ये जो डोमेन है ये बीजेपी का ही डोमेन है। अगर हिंदुत्व, मंदिर, इस तरह के इशू पे अगर आप आएंगे चुनाव लड़ने और चुनाव को वहाँ पर लेके जाएंगे, तो चोरी होना कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ नहीं है ना। जहाँ संपत्ति है वहीं चोरी होती है, तो उसके चलते अगर जहाँ संपत्ति ना हो वहाँ क्या चोरी होगी? तो कौन सा सामान्य आदमी इस बात को नहीं जानता कि हाँ चोरी हो जाती है, और चोरी हो गई इसके चलते हम बीजेपी को छोड़ के समाज, जैसे यूपी के संदर्भ में समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, जो कि मंदिर के लिए कभी खड़ी नहीं रही, या कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कर दें, या पॉलिटिकली संभव नहीं होगा। कैसे कि बीजेपी ने कास्ट का जब नैरेटिव अपोजिशन ने चलाना शुरू किया पिछले लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी के नेता ये बताने में ज़्यादा लग गए कि हमारे पास ओबीसी ज़्यादा हैं, हमारे इतने सांसद हैं, हमारे विधायक हैं। हुआ क्या फिर नतीजा? क्योंकि आप उनके डोमेन में चले गए खेलने, और बीजेपी के लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हमारा डोमेन कास्ट नहीं है, चाहे हम कितनी भी संख्या दे दें।
एससी का हम कितना भी बना दें, हम उस नैरेटिव पे हम नहीं जा सकते, हमारा नैरेटिव कुछ और है, और उस नैरेटिव को छोड़ के हमने वो गलती की तो लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान हुआ, ऐसा बीजेपी के लोग मानते हैं। उसके बाद के जितने विधानसभा चुनाव देखें आप, लगातार सफलता हासिल हो रही है, क्योंकि नैरेटिव को अपना पकड़ के रख रहे हैं कि हमारा जो कोर इशू है हमको उसी पर लेके जाना है। तो इसमें बीजेपी को बहुत चिंता नहीं हो सकती कि अगर ये मंदिर और इस तरह के इशू को वो आगे बहुत लंबा लेके जाए। और वही जो तर्क सामने आएगा कि भाई चोरी हुई, कार्रवाई हो रही है। चंपत राय इतने बड़े इशू नहीं हो सकते कि चंपत राय पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई इसके चलते पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने लगे। कितने लोग जानते हैं चंपत राय? वहाँ पे दिखेंगे ना कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल रहे हैं, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं। तो उनको तो और राम राम और मंदिर मंदिर कहने का मौका मिला है। वही कह रहे हैं ना कि उस डोमेन में अगर लेके जाएंगे तो उनके पास तो तमाम चीजें एक गिनाने- आशंका जरूर है बीजेपी के लिए। जी। देखिए, इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ वोट जो बीजेपी का सपोर्टर है वो देगा, इसकी कोई संभावना नहीं। लेकिन एक जो चिंता की बात बीजेपी के लिए होनी चाहिए कि उसका कोर वोटर अगर घर बैठ जाए, निष्क्रिय हो जाए, उतना बड़ा भी मानते हैं आप इसको? मुद्दे नहीं, को? इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस आशंका को, संभावना को लेकर चलना पड़ेगा बीजेपी को कि उसको वो निराश ना हो जाए कि अरे यार कोई फायदा नहीं, ये सब इतना संघर्ष किया हम लोगों ने, जान दी, उसके बाद ये हो रहा है। तो इसलिए जो है इसका कोई पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को 2027 के चुनाव में होने जा रहा है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो सामने है वो तो पहले से गिरा हुआ है। हाँ। तो एक काम बीजेपी को करना पड़ेगा, मतलब सरकार को करना पड़ेगा कि लोगों के मन में एक सवाल है, ये बताओ कि कितना लूटा गया, इसका कोई उत्तर दे दे। जो एसआईटी की रिपोर्ट आई वो क्या कहती है कि भाई वो जो सीसीटीवी लगा हुआ उसमें तो 45 दिन की रिकॉर्डिंग होती है, जबकि होनी चाहिए 180 दिन की। नहीं, लेकिन वो गलत। देखिए, तो मैं तो केवल रिपोर्ट में जो लिखा वो बता रहा हूं। नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। ये सरकार कुछ भी बता दे, कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप इनके कह लोग तो दीजिए मान 100 जाएंगे, करोड़। इनके लोग मान जाएंगे ना, कोई नहीं मानेगा। इनका समर्थक भी नहीं मानेगा। आप अगर 5 करोड़ की चोरी हुई है, 500 करोड़ बता देंगे तो लोग कहेंगे कि 1000 की हुई होगी, 500 करोड़ बता रहे हैं। ऐसी बात, ये बात है, कोई दंगा हो जाए, कोई हिंसा हो जाए, उसमें जो लोग मरते हैं उनकी संख्या बताए सरकार, कोई विश्वास सर नहीं लोग एक पैमाना तो समझना चाहते हैं ना कि भाई कितना गहरा था ये। तो मतलब अब कांग्रेस के नीजस नेता के मन में जो फिगर आ रहा है वो दे रहा है। वो 6400 करोड़ रुपए बता दिया एक ने, तो 6400 करोड़ रुपए, इतने तो पूरे मंदिर आंदोलन में नहीं मिले। इतना रुपया पूरे मंदिर आंदोलन में नहीं आया जितने का गबन बता दिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट होगा नहीं है। उसकी वजह यह है कि सीसीटीवी बंद नहीं हो गए थे, लगे हुए थे, कोई निगरानी नहीं कर रहा था, वो अलग बात है। लेकिन उनके अंदर वो लोग अंदर से इतने भी आजाद नहीं थे कि भाई जो मन किया जेब में डाल लिया, जो मन किया घर लेके चले गए। ऐसा भी नहीं था। फिगर कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। 64 करोड़, अच्छा, 64 की संख्या, 6400 करोड़ इंटू 100 लेकिन कर दिया अभी जो गया। दायरा है ना एसआईटी की रिपोर्ट से भी आप देखिए, उसमें कई नए डायमेंशंस खुल रहे हैं। जैसे एक तो है कि चढ़ावे में चोरी हुई, आपने पैसा निकाल करके ले गए, जेबों में भर के, जुराबों में भर के वो ले गए पैसा, और वो सचमुच उतना नहीं, उस जितना दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति का हम लोग नाम लें कि अविनाश शुक्ला के यहाँ से 20 लाख रुपए बरामद हुए, तो उसके 18-20 लाख रुपए अभी लुटा देने की खबरें भी आ रही हैं कि रिश्तेदारी में किसी की शादी थी तो 6 लाख रुपए लुटा दिए, किसी के कहीं गए तो 6 लाख। तो अब वो लुटा रहा था पैसे, तो उसके फिगर तो अभी नहीं आ रहे, जो बरामद हुए फिगर, तो ये फिगर बड़ा है। तो एक तो वो और जांच होनी है। दूसरा, एक रिपोर्ट अभी आज ही देखी हमने, कल भी आ रही थी वो रिपोर्ट की, 3 इवेंट कराए हैं इस ट्रस्ट ने 2024 जनवरी से लेकर के 3 इवेंट्स कराए हैं जिन पर 125 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो उसकी भी जांच होगी। ये एसआईटी का जो दायरा बढ़ा है, अभी जो अतिरिक्त समय मिला है और जो जांच का दायरा बढ़ा है, उसमें उन 125 करोड़ रुपए की भी जांच होगी। अब चांदी गलाने के लिए हैदराबाद मिंट प्रिंटिंग और उसमें भेजा गया था, उसमें 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उसमें 100 किलो चांदी कम हो गई, 100 किलो चांदी कम हो गई। खैर वो तो प्योर मतलब किया कि गया, मिश्रित थी, हाँ, प्योर मिश्रित चांदी उसको नहीं प्योर थी। किया गया। तो ये इश्यूज और भी चीजें आज आएंगी। दिन में किसी ने बताई ये बात, ये खबर, मैंने कहा अच्छा क्या मिल गया ट्रस्ट को, जो है कैसे समझिए कि 1000 किलो चांदी है, मान लीजिए वो 1000 किलो चांदी भेजेगी चेन्नई कि भाई इसमें से इंप्योरिटी हटा के हमको प्योर चांदी करके दे दो। तो उन्होंने 100 किलो उसमें से इंप्योरिटी निकाल दी, उसमें 20 लाख रुपए खर्च हो गया। आप सुनार हो क्या?
आपको क्या करना है कि ये प्योर चांदी है कि कैसी चांदी है, उस पर 20 लाख रुपए खर्चने का क्या औचित्य था? हाँ, और वो 100 किलो कम हुआ, वो रखा हुआ ईंट बना करके, लेकिन वो रखने में आसानी होती है, रखने इसके का लिए तरीका वही होता है। ईंट बना करके उसको प्योर करके। इनफैक्ट मिंट को वहां पे बुलाया गया था आए थे लोग, 2023 में, 1.5 महीने वो रहे भी थे, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन खैर मैं नहीं, उसके अलावा देखिए, अगर आप मान लीजिए 50 किलो चांदी ले जा रहे हैं कि ये हम जो है चढ़ा रहे हैं, किसको मालूम कि ये असली है कि नकली है? अच्छा चलिए छोड़ कैसे दीजिए। पता चलेगा? मैं तो कह रहा हूँ, अब वो कह रहे हैं कि एसआईटी इन सब चीज़ों की भी जांच करेगी, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। एसआईटी जो है मंदिर समिति क्या क्या आयोजन कर रही थी, इसमें अगर जाएगी तो फिर तो पेंडोरास बॉक्स है वो। अभी हम लोग, आई डोंट थिंक कि वो ऐसा अब करेंगे। जो सवाल था कि क्या ये एक तो तय होना चाहिए पैमाना कि कितना हुआ। योगी जी के मुंह से लोग जब सुनेंगे कि ये चोरी 5 करोड़ की थी, लोग यकीन कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग यकीन कर लेंगे और ऐसा उनको बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो घोटाले की जांच से पहले फिगर आता है, ये पहला घोटाला है जिसमें जांच हो गई और अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि कितने का घोटाला है। एनीवे, हम उसके पॉलिटिकल फॉलआउट की बात कर रहे थे। यूपी में कोई नुकसान नहीं होगा, ये आप तीनों ही लोग मान रहे हैं इस बार। बिल्कुल। मोदी योगी खींच लेंगे इस बार। हाँ, वो तो जो आ जाइए अगली स्टेट पर, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में जो कुछ हो रहा है सर, उससे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहते थे तो मैं यकीन नहीं करता था कि पंजाब में बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, क्योंकि सब हम लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी सोचते थे कि भाई 7 सांसद तो ले लिए, अब इसके अलावा और क्या बचा लेने को भगवंत मान के अलावा आम आदमी पार्टी में। तो अब कांग्रेस के अंदर शुरू हुआ तो हमारी चन्नी जी पे नजर ही नहीं गई थी। अब चन्नी जी बागी हुए हैं या इनको किया गया है बागी? लोग तो कह रहे हैं बीजेपी के साथ कुछ बातचीत वगैरह सीधी हो चुकी है, सारी हो चुकी है, और ये बात राहुल गांधी जानते हैं, इसलिए इनको मनाने के भी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वहाँ वो भी बहुत लोड नहीं ले रहे हैं, बघेल साहब जो प्रभारी गए, कुछ है ऐसा? नहीं, बातचीत तो नहीं हुई है। निश्चित तौर पे उनकी नाराज़गी है राजा वडिंग को लेके। अब वो नाराज़गी तो खुल के ही थी, पहले से ही थी। ऐसा भी नहीं था कि पहले से ये नहीं पता था कि ये चीज़ होने जा रहा है। बातचीत की संभावनाएं ज़रूर है कि अगर वो लोग नहीं मना पाए तो फिर उसके बाद, क्योंकि बीजेपी की एक कोशिश है कि वहाँ पे खासतौर पे जो एससी के कुछ कम्युनिटी में है। सॉरी देवेंद्र जी, रिपोर्टर की एक आदत होती है, वो आधी खबर कल के लिए बचा के रखता। कल भी तो कुछ बताना है ना। अब देवेंद्र जी आज आ गए इस खबर पे, इतने पे आ गए कि संभावना है, इसका मतलब इससे ज्यादा कुछ है। संभावना, ज़बरदस्त संभावना, उसमें कहाँ कोई दो राय है भाई। वहाँ से कोई असंतुष्ट होगा तो नेचुरली, अब या वो जिस रूप में चाहें, या तो वो लोग अपनी अलग दल बनाएं। अरे दिन आ रहे हैं सर, आ गए। अच्छा, अलग दल बनाएंगे। नहीं सर, कुछ कह रहे हैं। मैं तो दूसरा उदाहरण दे रहा था कि कांग्रेस कैसे काम करती है। देव बर्मन जो है त्रिपुरा वाले, 2019 में उन्होंने प्रियंका गांधी से मिले और कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। 15 साल से थे कांग्रेस में, और जब मैं सीपीएम को, जो ऑटोनोमस हिल काउंसिल है, उसके चुनाव में हराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। चुनाव का नतीजा आया तो प्रियंका ने फ़ोन किया कि तुम सही थे, लेकिन उसने कहीं इंटरव्यू में कहा उसके बाद भी कांग्रेस से मुझे कोई बुलावा नहीं आया। अच्छा, मैंने बीजेपी नहीं ज्वाइन की थी। तो कांग्रेस को परवाह ही नहीं है अपनी, कौन लोग जा रहे हैं। अब चन्नी की बात कर रहे हैं आप, चन्नी अगर चले जाएं तो आप ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि उनको पता है कि उनसे बात चल रही बीजेपी। अरे चल रही हो तब भी बात कीजिए, तब तो और ज्यादा बात करनी चाहिए। तो इतने निश्चिंत है, वो तो आज जयपुर घूम रहे थे, विदेश से लौटे और जयपुर चले गए। तो इसी से समझिए, देखिए पंजाब की राजनीति पूरी तरह से बदल रही है। 3-4 दशक से पंजाब की राजनीति 3D पर चलती थी, डेरा, डायनेस्टी और ड्रग। डायनेस्टी खत्म हो चुकी है। 6 परिवार थे पंजाब में जो चलाते थे राजनीति। डेरों का बहुत प्रभाव था, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में कम हुआ। ड्रग के खिलाफ जिस तरह से अभियान चल रहा है, 2013 में वहाँ के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, जिसने इसको अभियान चलाया था, कहा 60,000 करोड़ सालाना का ये धंधा है ड्रग का पंजाब में। इससे आप, वो ड्रग जो ट्रैफिकर है वो सभी पार्टियों को पैसा देते हैं। अच्छा, इसलिए सब चुनाव से पहले कहते हैं खत्म कर देंगे, और कोई नहीं करता। देखिए, पंजाब की राजनीति में इस समय बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। पिछले 3-4 दशक से पंजाब की राजनीति 3D पर चल रही थी, डेरा, डायनेस्टी और ड्रग। अब उससे निकल रही है राजनीति, क्योंकि डायनेस्टी जो 6 परिवार थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए, उनकी राजनीति खत्म हो गई। आखिरी बादल परिवार था जो सुखबीर बादल ने जिसको डुबो दिया, और डेरा जो है, डेरों का प्रभाव अब भी है, सभी पार्टियां उनके पास जाती हैं,
लेकिन उस तरह की फॉलोइंग उनकी नहीं रह गई, उनकी पॉलिटिकल अपील उस तरह की नहीं रह गई। और ड्रग के खिलाफ जिस तरह का अभियान चल रहा है, वो अब उनको पैसा देना राजनीतिक दलों को मुश्किल हो रहा है। नहीं, आपने कहा ड्रग पे भी चलती थी, मतलब ड्रग माफिया पैसा देता था? हाँ, माफिया सब हर पार्टी को पैसा देता था। और एक अधिकारी की बात में बता रहा था कि उन्होंने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार है ये ड्रग का। और उन्होंने जांच की। 2007 में सुखबीर बादल एसएडी की सरकार आई, सुखबीर बादल ने कहा कि पूरी लिस्ट बना के दो कि कौन अधिकारी, कौन नेता और कौन ड्रग माफिया इसमें शामिल था। वो लिस्ट बना के दी, आज तक वो लिस्ट बाहर नहीं आई। उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं है। तो इसलिए जो ये बदलाव आ रहा है, मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से डिसरप्टर का काम किया। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने भी डेरों के पास जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उस तरह की सफलता मिली नहीं। सबसे बड़ा डेरा था राम रहीम का, उसको अकाली दल ने ख़त्म कर दिया। और इन डेरों के, इन परिवारों के आपस में इनकी रिश्तेदारियां भी हैं। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिमरनजीत सिंह मान की जो पत्नियां हैं, दोनों आपस में बहनें हैं। मजीठिया जो है, इनकी शादी हुई है राधा स्वामी सत्संग, जो सबसे बड़ा डेरा, मतलब जो पंजाब के प्रभावशाली और पैसे वाले लोग हैं, उनकी फॉलोइंग है उसमें। वो पूर्व प्रमुख की बेटी से शादी हुई है, इसलिए 2012 में पहली बार राधा स्वामी सत्संग ने साथ दिया था अकाली दल का। तो बीजेपी एक नए प्लेयर के रूप में उभरती हुई दिखाई इन तीनों डी के कमजोर होने का बीजेपी को फायदा होगा? इसका सब पर असर पड़ेगा, लेकिन इन 3 डी से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए इनके कमजोर होने से बीजेपी को फायदा होगा। मतलब बाय डिफॉल्ट ये औरों को हेल्प करते थे, अब इसका बीजेपी को अब वो मदद उनके पास नहीं रह गई। ठीक है। और कांग्रेस की जो हालत है, कांग्रेस जो है वो तो हर नेता अपने एक साथ जो है एक कुल्हाड़ी लेकर चलता है, एक कदम चलता है 2 कुल्हाड़ी मारता है। तो इसलिए कांग्रेस, पिछला चुनाव याद कीजिए, 6 महीने पहले तक लग रहा था कि पक्का है कांग्रेस की सरकार आ रही है। इस बार भी लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ। मुझे इतना बता दीजिए, क्यों देवेंद्र जी की बात पूरी करूँ मैं उससे पहले, कि बीजेपी ये चुनाव भी बस लड़ने भर के लिए लड़ने जा रही है, या इस बार वाकई कुछ हासिल करने के लिए? नहीं, वो सरकार गवर्नमेंट फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण प्लेयर होगी। उसको बहुमत मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी को लग रहा है कि हमारे समर्थन के बिना कोई सरकार न बने, ये सरकार बनाने में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाए। ये बात हमने शुरू की थी चन्नी जी की बगावत से, तो देवेंद्र ये कह रहे थे कि आगे जाके संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं, तो वो संभावनाएं क्या क्या है? जैसे 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि बीजेपी का पूरा फोकस, एक तो आपने वो जो कहा कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ने जा रही है, इस बार को बहुत सीरियसली लड़ने जा रही है। और वही जैसा कि सर ने कहा कि सरकार बनाने को लेकर कि हम भी उसमें रहें और हमारे बिना वो सरकार ना बने और फिर हमारे साथ जो आना चाहे, उस तरह की चीज़ें। दूसरा, अगर इस तरह का असंतोष जब होता है जो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, और असंतोष का आलम सौरभ ये है कि यहाँ पे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, पार्लियामेंटेरियंस वगैरह जाते हैं ज़्यादातर वहाँ पे। तो कुछ पंजाब के सांसद वहाँ पे डिनर के लिए थे, पिछले सेशन की बात है। अचानक दिखा कि एक सांसद एकदम आग बबूला होकर वहाँ से उठ के चल दिए। बाहर पूछा गया कि क्या हो गया दिक्कत, बोले कि मैं उसके साथ बैठ के डिनर करूँगा, उसके साथ रोटी खाऊंगा मैं। इस तरह से आपस में वहाँ पे गुटबाजी और कांग्रेस के थे, कांग्रेस के ही थे। अच्छा। और इस तरह कटुता और कड़वाहट भरी हुई है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत आसान हो सकता था और कांग्रेस पार्टी बहुत एकजुटता से पंजाब का चुनाव लड़ती, वो लड़ती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। कटुता का एक उदाहरण मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो उस कंडीशन में बीजेपी के पास 2 चीज़ें रहती है। पहली बात तो ये, कोई उस तरह का संतुष्ट हो आना चाहे, मोस्ट वेलकम। और ख़ासतौर पर चन्नी जैसे लोग जिनका एससी में एक अच्छा जनाधार है, वो तो ज़रूर बीजेपी इनको वेलकम करती। दूसरी चीज़ कि अगर ये भी वहाँ पे थ्योरी चलती है कि अगर रंधावा हो, चन्नी हो, इस तरह के लोग अगर संतुष्ट नहीं हुए तो अपना भी एक गुट बना के चुनाव में जा सकते हैं। वो भी हुआ तो बीजेपी को सूट करेगा मल्टीपोलर। तो ये दोनों ही संभावनाएं अभी, क्योंकि बहुत डेवलपिंग है, तो फाइनली आप ये नहीं कह सकते कि यही होगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी का जो रवैया दिख रहा है वो बहुत एडमेंट नजर आ रहे हैं अपने फैसले पे, और दूसरा पक्ष भी वैसे, वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। हो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी चन्नी उतना आगे नहीं निकले कि पीछे ना लौट पाए, ऐसा कह सकते हैं?
हाँ, अगर ये हट गए तो लौट जाएंगे, नहीं हटे तो फिर मुश्किल तो नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हटाएगी अब, तो फिर वो तो फिर बिल्कुल नहीं, सीधे राहुल गांधी के फैसले में हाँ, और ये दिख ही नहीं रहा है और उससे कम पे चन्नी गुट राजी नहीं है, एकदम से नजर बिल्कुल नहीं, हाँ, कि उससे कम पे वो नजर 1 2 3 4 आपको पार्टियां भी इस वक्त कैसे दिखाई देती हैं? नंबर 1 नंबर 2 ओपन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए, कोई कहता था कांग्रेस इस ऊपर चल रही, कोई कहता था आम आदमी पार्टी। इस प्रकरण के बाद देखिए अभी इस बार क्या है, पंजाब में कई वर्षों से बल्कि दशकों से पंजाब का चुनाव एकदम बाइपोलर होता रहा है। बीजेपी अकाली दल एक अलायंस में और एक तरफ कांग्रेस, इसको डिसरप्ट किया 17 में आम आदमी पार्टी ने, जब उसको मुख्य विपक्षी पार्टी बन के आई वो। इस बार क्या है, इतना फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल स्पेस पंजाब का कभी नहीं रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 कोणीय 5 कोणीय संघर्ष की तैयारी हो रही है। पहली बात है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक फोर्स है, कांग्रेस पार्टी एक फोर्स है, अकाली दल एक फोर्स है, भारतीय जनता पार्टी भी है, और इसके अलावा 2 निर्दलीय सांसद जीते हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। 2 निर्दलीय सांसद, कट्टरपंथी सब मतदाताओं का एक समूह उसके पास है, अमृतपाल और वो जो सिमरनजीत सिंह मान, नहीं, हाँ वही सिमरनजीत सिंह मान, बेअंत सिंह का बेटा जो सिमरनजीत सिंह खालसा, जो उसने एक फरीदकोट से और एक दूसरी सीट जो है वहां से खदूर साहिब से, तो 2 निर्दलीय जीते हैं। इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है, अकाली दल, वारिस पंजाब दे, तो 5 तो दिख रहे हैं प्लेयर्स। तो चन्नी जो अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो इस फ्रेगमेंटेड स्पेस में उनको लग रहा है कि अगर हम भी एक अपनी पार्टी बना लें, जिसकी बात अभी कह रहे थे देवेंद्र जी की एक संभावना है, तो बना लें तो एक और हमारे लिए भी स्पेस खुलेगा। और सबको लग रहा है कि इस बार क्या हो सकता है कि हंग असेंबली आए, तो हंग असेंबली में अगर हम कुछ अपनी तरफ से वोट, जालंधर में बहुत पॉपुलर हैं, दलित चेहरा हैं, मजहबी दलित की बड़ी आबादी है, मतलब दलितों में सबसे ज़्यादा दलित पंजाब में है, उस 33% में भी जो मेजर फोर्स है मजहबी दलित हैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं चन्नी, तो उनको लग रहा है कि अगर हम उसको एकजुट करते हैं जालंधर के इलाके में ही और हम इतनी सीटें ले आते हैं कि हमारी भी भूमिका कोई बन जाए, तो वो उस ऑप्शन पर भी विचार कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये अस्तित्व का मामला इसलिए आया है कि जो राजा वडिंग है वो लगातार अटैक कर रहे हैं दलितों के ऊपर। उनके कई बयान ऐसे आए हैं जो एंटी दलित हैं, और वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में, अच्छा उसके बावजूद कांग्रेस ने उनको क्यों रखा अजय माकन की रिपोर्ट के बाद, वो इसलिए भी रखा क्योंकि कांग्रेस को लगा कि पिछली बार इतना पावरफुल जो जट सिख कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, दलित लीडरशिप नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो वो कैसे फिर हमारा लीडर कैसे एक्सेप्टेबल होगा। मान भी जट सिख हैं, अकाली दल के सुखबीर बादल भी जट सिख हैं, तो राजा वडिंग कैसे एक्सेप्ट होंगे। तो अगर ये एक पोजीशन वो लेते हैं कि दलित के खिलाफ अगर एक पोजीशन ले रहे हैं वो, उसमें जाट सिख अगर एकजुट हो जाता है तो फिर वो बाकी वोट उस अपने साथ ले आ सकता है, नाराज करके नहीं भी हो। मतलब एक बीजेपी कांग्रेस में क्या सोच है सो हम बता रहे हैं। इसलिए उनके दलित विरोधी बयानों के बावजूद राजा वडिंग को रखा गया। अब कांग्रेस की प्रॉब्लम सिर्फ चन्नी नहीं है, जाट सिख भी जो बड़े नेता हैं, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा सबसे बड़ा नाम है, वो अभी दिख रहे हैं चन्नी के साथ। तो ये एक समस्या कांग्रेस की है। कांग्रेस अगर जाट सिखों को ये मैसेज दे करके भी, मतलब कि दलितों के खिलाफ बोलने के बावजूद अगर रखती है, तो हो सकता है कैलकुलेटेड रिस्क हो। हम नहीं कह रहे हैं कि उसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है। की रिपोर्ट क्या कहती है कि हटाना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए? नहीं, कतई नहीं हटाना चाहिए। देखिए वहां चुनाव तो आप जाट सिख चेहरे पर ही लड़ेंगे। चन्नी का चेहरा आपने देख लिया है, चन्नी मुख्यमंत्री थे और नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष थे 22 के चुनाव में, और चन्नी को वहां एक कांग्रेस का एक हो रहा है, अभी तक की हिस्ट्री रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो बनेगा मुख्यमंत्री। इस सदी के 25 साल में 2 बार मौका मिला और दोनों बार प्रदेश अध्यक्ष थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री बने। तो चन्नी को चिंता थी कि सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम भले सीएम हैं, लेकिन अगर अगली बार जीत गए तो सिद्धू सीएम बनेंगे। तो उन्होंने एक तरफ सिद्धू को भी कुछ परेशान किया, जिसकी वजह से सिद्धू नाराज हुए, और यहां कांग्रेस आला कमान पर दबाव डाला कि हमको सीएम फेस घोषित करिए। सीएम रहते हुए चन्नी सीएम फेस घोषित हुए और तब चुनाव लड़ा उन्होंने, और चमकौर साहब भी सीट हारे और भदौड़ी दूसरी सीट जो लड़े तो दोनों सीट हार गए। तो आपके नेतृत्व में चुनाव लड़के पार्टी भी हारी और आप भी दोनों जगह। मैं अभी इस बार का पूछना चाह रहा हूं कि चन्नी ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट मेरे नाम की थी, कि चन्नी पॉपुलर आदमी है पंजाब में, चन्नी को बढ़ावा गया, उनका दावा ही है। उसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला गया। ये नहीं बदलना था, ये चन्नी का अपना वो है, अपनी उनकी विम्स है कि हम बहुत पॉपुलर हैं। कांग्रेस ये रिस्क नहीं ले सकती है ना, आपको सीएम बना करके, और आपके चेहरे पर चुनाव लड़के कांग्रेस ने देख लिया है। और भाई क्यों, पंजाब की पॉलिटिक्स जो भी थोड़ा बहुत भी समझता है वो उसको पता है कि वहां दलित आबादी 33% है, लेकिन कांसीराम भी तो कामयाब नहीं हुए थे। इसी चक्कर में वाल्मीकि, रविदास और मजहबी सिख, इस तरह का डिवीजन है कि आप सिख पॉलिटिक्स, खाली दलित पॉलिटिक्स करके वहां जीत ही नहीं। कांग्रेस गुटबाजी में डूब रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी को कोई चांस है? बीजेपी के इस फ्रेगमेंटेड स्पेस में बीजेपी को चांस इसलिए होगा कि 38-39% हिंदू आबादी है। हाँ।
और हिंदू चेहरे के तौर पर अभी किसी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं, हालांकि बीजेपी ने भी सुनील जाखड़ को नाराज ही कर रखा है। अगर सुनील जाखड़ को पोजीशन प्लेस पहले जिस तरह से ले आके रखा गया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह की ब्लेसिंग से वो चल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बने थे, अगर वो चलता रहता तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होता। अभी भी हमें नहीं कह रहे कि नहीं फायदा होगा, लेकिन जो हिंदू आबादी है वो उसके साथ बीजेपी के साथ है। उसके अलावा अगर बाकी जगह वोट बंटता है तो बीजेपी उसका फायदा अब आप देखिए बीजेपी इस पूरे जैसे 4-5 पार्टियों का नाम, बीजेपी कैसे अलग है, अपने आप को कैसे अलग दिखा रही है। अब वो जो वहां वो फिल्म की कंट्रोवर्सी चल रही है कि खालिस्तानी सॉफ्ट खालिस्तानी लग रहा है कि उस खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाती है सतलुज पिक्चर दिलजीत दोसांझ वाली। आम आदमी पार्टी ने, स्पीकर ने उस फिल्म के बैन के खिलाफ बयान दिया है। आज सुखबीर बादल ने उसके खिलाफ बयान दिया। कांग्रेस से कोई बहुत बयान नहीं आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, ढिल्लों साहब ने, उन्होंने आज स्टेटमेंट ये दिया कि जैसे ही मैंने ये फिल्म देखी कि ये तो टीवी पे आ गई है, तो मैंने तुरंत एनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को फोन किया कि ये पिक्चर आ गई बाहर, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कमेटी बनाई है, अब कमेटी बना करके फैसला करेगी। सो बीजेपी वो जो राष्ट्रवाद वाला प्लैंक है पंजाब में, वो उस पर कायम है, और मेरे ख्याल से यही उसको थोड़ा अलग बनाएगा बाकी पार्टियों से। अलग बनाएगा। और जट सिख को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे भी देखिए, ऐसा है पंजाब की राजनीति में फेस सबको जट सिख चाहिए। हाँ। बीजेपी को क्यों चाहिए? बीजेपी का वोटर तो शहरी हिंदू है और शहरी सिख है। अगर ये बीजेपी मैसेज देने में कामयाब हो जाती है कि जट सिख को प्रोजेक्ट करने से हमको गांव में वोट मिल रहा है, तो शहरों का वोट मिलेगा बड़े पैमाने पर। अगर ये लगा कि नहीं, इनको नहीं मिल रहा है, गांव से कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था कि जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी ने किया, नैरेटिव ये बनाया कि पहली बार घाटी से हमको सीट मिलने जा रही है, तो नतीजा हुआ जम्मू स्वीप कर गई बीजेपी। ओके। तो अगर शहरी सिखों का और हिंदुओं का वोट लेना है बीजेपी को, तो उसको नैरेटिव बनाना पड़ेगा कि हमारी सरकार बन सकती है, हमको गांव से भी वोट मिल सकता है या मिलेगा। ठीक है, भले ही एक भी सीट न मिले, लेकिन ये नैरेटिव अगर बनाने में कामयाब होती है बीजेपी, तो उसकी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है सर। दो खबरों की और बात कर लेते हैं जल्दी से। एक तो बड़ी चर्चा हो रही है, कल से खबर तो आ गई थी लेकिन आज थोड़ी और वायरल हो गई है वो खबर। भूपेंद्र यादव जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यावरण विभाग है जिनके पास, उनके टीम के 3 या 4, कुछ लोग कह रहे हैं 4 नहीं 4 चार आ गया, चौथा ना 4 पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, APS पीएस और 3 APS। चौथा नाम जो आया वो सिद्धार्थ यादव है। बाकी 3 तो आ चुके थे। पीएस और 3 APS उनके एक झटके में हटा दिए गए। ये कहा जा रहा है कि वो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है वो पीएमओ देखता है, शायद DOPT है, उनके कहने पे हटाए गए। उसका जो ऑर्डर है वो फिर पर्यावरण मंत्रालय ने वो जारी किया है। लेकिन अपने आप में यूनिक मामला है कि एक मंत्री के पूरे निजी स्टाफ को एक झटके में हटा दिया गया। बड़ी चर्चा है इसकी। हाँ सर, और निश्चित तौर पे यूनिक ही है, क्योंकि इससे पहले भी, मतलब इसके पहले वाले टर्म में 2014 से 19 के बीच में और 19 से 24 के बीच में एक मंत्री के एक स्टाफ को हटाना था, तो सीधे मंत्री को बुला के वो मैसेज किया गया था कि आप ऐसा कर दें, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा वो मैसेज कम्युनिकेट कराया गया था कि आप इस काम को करना है। पहली बार में उन्होंने किया नहीं, फिर दूसरी बार में उनको आगाह किया गया कि ये क्या कर रहे हैं आप। 1-1.5 महीने का वक्त लग गया था, तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति को उन्होंने अपने सिस्टम से हटा दिया था। ये केस तो वाकई एकदम से ऐसा है कि 4 लोगों का एक साथ ये होना, और वो सीधे सीधे ये बताता है कि कितना सख्त फैसला है इसमें, और कुछ आप चीज़ समझ नहीं सकते। और आज जैसे पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, कई सारे मंत्रालयों में गया था, किसी भी ऑफिसर के पास जाइए, चर्चा का विषय यही था कि ऐसा कैसे और ये कैसे हो गया, क्या हो रहा था। अच्छा, समझ सकते हैं मंत्री भी नहीं है, मंत्री भी बड़े पावरफुल हाँ, मंत्री और हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर बहुत सारी कहानियाँ ले गए, तो वो गॉसिप PSI चीज़ें चल रही होती है। अब कारण तो बताइए कि रिशफल में भूपेंद्र यादव का क्या होगा? नहीं, तो रिसफल फिलहाल तो अभी होने नहीं जा रहा है, आगे जब होगा तो सेशन के बाद ही होगा। हाँ, तो अभी आगे लंबा खींचेगा। भाई कोई मामला ऐसा है जिसमें ये उनका सारा स्टाफ शामिल था। अब मैंने जैसे किसी को ये पढ़ा आज कोई, नहीं, उनको मौका भी दिया जा सकता था कि आप ही हटा दीजिए सर। एक तो तुरंत प्रभाव से हटाया गया, 2 को पेरेंट कार्डर भेजा गया, और जिनको पेरेंट कार्डर भेजा गया उसमें भी एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ पीरियड लिखा है कि मतलब तुरंत इनको कोई काम भी ना मिले। इतनी नाराजगी है किसी वजह से, और इसमें सारे लोग शामिल थे। ये
उसमें 3 ऑफिसर थे, जो चौथा है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एक पॉलिटिकल अपॉइंटी था, वो political उसको तो तुरंत ही appointment हटा दिया गया। हाँ, तो ये भी हालांकि ये फैसला 3 तारीख को ही हो गया था, पब्लिक डोमेन में बाद में आई ये सारी चीज़ें। कोई अभी हवा नहीं आ रही इस बात की कि मतलब क्या प्रकरण हो सकता है, किस चीज से जुड़ा हो सकता है? मैं क्योंकि इसमें बातें तो बहुत सारी लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हम उनको नहीं हवा देना चाहते। हाँ, निश्चित तौर पे वही है ना कि जैसे अगर आपको ऐसे मामलों में यकीनी तौर पे ना पता हो, या तो सोर्स सीधे सीधे ये बताए कि एग्जैक्टली यही मामला था और इस वजह से ये किया गया, फिर आप रिपोर्ट करें उसको। अब बाकी कहानियाँ, जैसे कि पहले आपको कहा कि पावर कॉरिडोर में बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं, उसको राजस्थान से लेकर जोड़ा जा रहा है कि राजस्थान की कोई सारी चीज़ें थी और बहुत कुछ, बहुत तरीके की बात की जा रही है, लेकिन एकदम से अनप्रेसिडेंटेड तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। रिकमेंडेशन के सिस्टम पर सवाल तो उठेगा ना, वहाँ तो बहुत एक रिकमेंडेशन आती है, आगे से आके रिकमेंडेशन आती है। कई लोग, एक माना जाता है कि आरएसएस और उसके बैकग्राउंड के लोगों को रखा जाता है, उधर से भी रिकमेंडेशन आती है, नाम आते हैं, बड़ा वेट कर उनको उनका वो किया जाता है, उनको बैकग्राउंड चेक किया जाता है, ये सब पर भी सवाल उठेगा ना। आमतौर पर ऐसी बातें जो है स्टाफ तक रुक जाती हैं या मंत्री तक भी जाती हैं? नहीं, ऐसी बातें तो पहली बार जब हुई हैं तो इसका कोई उदाहरण तो है नहीं। जैसे पहले का जो मैंने 2 केस आपको बताया, उसमें एक एक इंडिविजुअल को हटाया गया था, उसमें भी मंत्री को बोल के ये किया गया था, वो ऑफिसर नहीं थे, वो पॉलिटिकल अपॉइंटेड वाले थे, उनको दरकिनार किया गया दोनों ही केस में। इसमें एक हाई प्रोफाइल मंत्री भी थे, लेकिन ये मामला तो एकदम से अलग ही है। और ये मामला तो सीधे सीधे दिख रहा है ना कि डीओपीटी ने जो ऑर्डर जारी किया, ये सामान्य तौर पे नहीं है, और एक साथ किया जाना, मतलब सरकार ने भी इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं समझी कि अगर हम इसको अलग अलग हटाते तो चर्चा का विषय नहीं होती। तो ये चर्चा होगी, सरकार को उसका अंदाजा था, बावजूद उसके काम किया गया। देना चाहती हाँ, वही बोले कि वो सीधे सीधे उस काम को किया जाना। शुरू में 14 में सरकार बनी थी तो एक आईएएस ऑफिसर को राजनाथ सिंह अपने स्टाफ में रखना चाहते थे, जो किसी हालत में होने नहीं दिया गया। बहुत कोशिश की उन्होंने। और ये जो सौरभ, एक चीज़ और है ना कि जैसे जो ये बात अजीत जी कह रहे थे कि बहुत स्कैनिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें, जो मंदिर वाले केस में भी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जहाँ पैसा होगा वहाँ चोरी होगी, अधिकारियों पे भी वैसी ही चीज़ लागू है। दुनिया का कोई ऐसा स्कैनिंग सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स तो आपके पास वही हैं, उन्हीं से काम करना है। एक से एक हम लोग देखते हैं कि बहुत स्कैन करके ला के बैठाया जाता है और ऐसा 3rd क्लास ऑफिसर वो निकलता है। चलिए, अब ये खबर अब जब पूरी आएगी तो फिर और शेयर करेंगे आपके साथ। एक जल्दी से एक खबर की और बात कर लेते हैं। नितिन नवीन जी जम्मू गए हुए थे आज, और जम्मू का दौरा बीच में छोड़ करके वापस दिल्ली आ गए। दिन में खबर, कल परसों की खबर ये थी कि उनकी सीट बांकीपुर वाली, जहाँ उपचुनाव होना है बिहार की, प्रशांत किशोर लड़ेंगे। फिर उस पर खबर आई कि कांग्रेस ने कहा जॉइंट कैंडिडेट बना दो प्रशांत किशोर को, आरजेडी नहीं मानी, आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दे दिया। आज बीजेपी का कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गया है उस सीट के ऊपर। तो कुछ उन्हीं की सीट से जुड़ा हुआ मामला रहा होगा ये आपको लगता है? नहीं, वो तो है ही, उसका उनके लिए तो सब प्रतिष्ठा का मामला है कि सीट जीतें। अपना जिस मार्जिन से जीतती रही है बीजेपी पिछले 9 चुनावों से लगातार, उस मार्जिन को भी मेंटेन करें, कोई ऐसा भी नहीं एकदम से ड्रॉप भी नहीं हो मार्जिन में। तो चैलेंज तो उनके लिए भी है। और 100 दिन पूरे होंगे सरकार के, बीजेपी की अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होंगे 25 जुलाई को, और 30 जुलाई को चुनाव है, 3 अगस्त को नतीजे आने हैं। तो 100 दिन के कामकाज पर एक जनमत संग्रह की तरह हो जाएगा चुनाव। प्रशांत किशोर तो इसका नैरेटिव बनाएंगे ही कि इस सरकार पर भी जनमत संग्रह हो। जो घटनाएं हो रही हैं अभी, वो नेशनल इंटरनेशनल सब उठाएंगे, वो खाली बांकीपुर का मुद्दा लेकर के तो लड़ेंगे नहीं। तो लड़ाई तो वहां बड़ी है बीजेपी के लिए, ये नैरेटिव की लड़ाई है। इलेक्टोरल जो अपना एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लड़ाई बड़ी हो गई है और अपोजिशन के लिए भी बड़ी लड़ाई बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी? 5% वोट मिला था उनके कैंडिडेट को पिछले असेंबली इलेक्शन में बांकीपुर की सीट पर। हाँ, 5% वोट मिला था उनको, 7000 के करीब वोट आया था उनके कैंडिडेट को। लेकिन प्रशांत किशोर जब चुनाव लड़ेंगे तो वो स्थिति नहीं रहेगी। पहला चुनाव लड़ रहे हैं, और बाई इलेक्शंस में जो जनरल इलेक्शन का जो माहौल होता है ना, वो बाई इलेक्शन में नहीं होता है। बाई इलेक्शन में ज़्यादातर एक तो वोट परसेंटेज कम होता है, लोगों को लगता है कि सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर प्रशांत किशोर स्वयं लड़ रहे हैं, जो एक बड़ा चेहरा है बिहार का। आज ही शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके समर्थन में इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। दूसरी बार मुट्ठी खुलेगी। हाँ, पहली बार विधानसभा चुनाव में देख मेरी तरफ रहे, क्या आपके लिए रहे? देखिए अब वो क्या है कि भाई कुछ गलत हम पहली बार भी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए था। भाई लड़िए, हारिए, जीतिए, उससे क्या फर्क? सरप्राइज कर सकते हैं प्रशांत किशोर, आप कह रहे हैं। उनको लड़ना चाहिए चुनाव, अपना एजेंडा इस्टेब्लिश होता है उनसे, हम लोग बार बार कहते हैं। देखिए, लेकिन ये बड़बोलापन जो है ना कि मैं विधानसभा में पहुंचूंगा तो पूरी राजनीति बदल दूंगा,
विधानसभा मतलब सरकार बदल में जो है उसके कामकाज में परिवर्तन आ जाएगा। अब सर बड़बोलापन किसका पता नहीं है, मुझे नहीं पता। बीजेपी ने ये बात भाई, एक्चुअली एक कही ही थी कि नहीं सीट कही तो थी? लड़ रहे हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बीजेपी का घमंड है कि वो कहती है हम इस सीट से गधा घोड़ा जिसको हम कुत्ता बिल्ला कुत्ता बिल्ली को किसी को लड़ाएंगे, खड़ा वो कर भी दे वो जीत जीत जाएगा। जाएगा। मतलब बीजेपी में ये धारणा है सौरभ कि बांकीपुर सीट और वाकई जिस प्रकार का मार्जिन रहा है पिछले सारे और चुनाव को हर उठा के पार्टी देख के ले, साथ होता है कि तो कुछ strong सीटें hold ऐसी है। होती हाँ, हैं जो basically लगातार जीत फॉरवर्ड डोमिनेटेड सीट है ये, ठीक है ना, या वैश्य या फॉरवर्ड डोमिनेटेड उस तरह वाली सीट है। यादव मुस्लिम बहुत कम है कोई सरप्राइज नहीं उसमें, नहीं नतीजों में तो एकदम से कोई सरप्राइज वाली चीज़ नहीं रहेगी। अगर वो एक चुनाव बना पाए यही बड़ी उपलब्धि होगी। और बनाने के पीछे सौरभ मकसद उनका यही है कि ये दिखाएं कि नितिन नवीन जी की सीट पे मैंने चैलेंज किया, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने उसके बाद सीट पे, और अगर मैं किसी ना खुदा न खास्ते अगर वो विधानसभा में पहुंच गए तो अपोजिशन के नेता फिर उसके बाद प्रशांत किशोर, तो इस उम्मीद में हो गए हैं। और आपने तो कह दिया कि दूसरी बार मुट्ठी खुल रही है, तो जो पिछली बार था मुट्ठी में मतलब कुछ नहीं वही निकलेगा इस बार भी। अब मुझे तो यही उम्मीद है कि कोई बड़ा ऐसा चेंज नहीं होने जा रहा, ठीक है। कुछ कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं। तो कॉफी पर कुरुक्षेत्र में 3 बातें रह गई आज, वो मुझे लगता है प्रदीप जी, अजीत जी और देवेंद्र जी आपको कल परसों में बता देंगे। चन्नी जी की नई पार्टी का नाम आप लोग बता दें, भूपेंद्र जी की मिनिस्ट्री में क्या हुआ ये और बता दीजिएगा, और यहाँ बीजेपी कैंडिडेट की जीत का मार्जिन। 3 ही बातें छोटी-छोटी। बहुत छोटी छोटी बात है। तो एक ज्योतिषी को भी बुला लीजिए। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप आए। प्रदीप जी, अजीत जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र, आज इतना ही।